2 बजे हुए गाइज। एक शख्स अभी भी वर्कआउट कर रहे हैं अपना। अब उनको देखते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। कैसे हो शुभम भाई? यार 2 बजे हुए हैं, अभी तक अरे लगे हो? दीपक जी कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। भाई लगा तो क्या हो, मतलब वर्कआउट तो यार करना है। लोगों को आप बोलते हो 8 घंटे सोना चाहिए, यार आपके लिए नींद जरूरी नहीं है क्या? नहीं, नींद तो जरूरी है। देखो इसके बारे में आपको थोड़ा डीपली बताता हूँ। एक बार चलो बैठ के बात करते हैं। हाँ चलो। फिर से एक बार शुभम भाई, कैसे हो आप? बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो आप दोपहर में वर्कआउट कर रहे हो? दोपहर में वर्कआउट करने का रीज़न देखो, सबका एक अलग शेड्यूल होता है। अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग हर कोई वर्कआउट करता है। जैसे मान लो भाई, मैं तो वर्किंग हूँ, सुबह शाम ट्रेनिंग्स होती हैं, पर्सनल ट्रेनिंग्स होगी, तो सुबह ट्रेन करना हो गया, फिर शाम को ट्रेन करना। इन बिटवीन जो गैप मिलता है तो मेरे को अपनी डाइट्स भी मैनेज करनी होती है भाई। इन बिटवीन ट्रेनिंग्स ही डाइट लेनी है। उसके बाद रेस्ट भी ज़रूरी है थोड़े बहुत देर का बॉडी को। अगर आप रेस्ट ही नहीं दोगे तो फिर वो कैसे? तो उन चीज़ों को मैनेज करके ही एक जो टाइम अवेलेबल होता है वो मेरे को दिन का टाइम अवेलेबल होता है। मतलब आपको कार्डियो करने की जरूरत नहीं पड़ती? काम ही कार्डियो इतना हो गया। नहीं करता तो हूँ अलग से भी, पर वही बात है, हो ही जाता है ऑलमोस्ट। इधर उधर भागना, ये सब सारी चीज़ें, ट्रेनिंग्स को हैंडल करना, वो सब मैनेज करना। अब जैसे कि मान लो, मेरा एक रीज़न ये भी है भाई, मैं खुद के एक्सपेंस निकालना खुद प्रेफर करता हूँ। हर कोई नहीं होता कि भाई उसको एक बैकअप मिले कि भाई आप रिलैक्स हो। मेरा मतलब नेचर ही ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद काम करके अपने एक्सपेंसेस निकालूं, क्योंकि एक बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, ये एक्चुअल बात है। बिल्कुल। आपके यूँ लगा लो महीने के 50-60 हज़ार रुपये कहाँ गए आप सोच ही नहीं सकते। मतलब आपको पता नहीं चलेगा आ कहाँ रहा है जा कहाँ रहा है समझ भी नहीं आएगा। यही एग्जैक्ट पॉइंट है हमारा शुभम भाई। जैसे जो स्टूडेंट हैं या फिर कोई भाई अपना ऐसा है जो 2 महीने 3 महीने तो मैनेज कर लेगा अपना फाइनेंस मैनेजमेंट, उसके बाद रेगुलर नहीं कर पाएगा। हाँ ये एक्चुअल है। बच्चे ना क्या करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में वो मोटिवेट हो जाते हैं, हाँ भाई मैं करूँगा, मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाऊँगा। देखो एक नॉर्मल फिटनेस में रहना, एक नॉर्मल फिटनेस में रहना और एक बॉडी बिल्डिंग स्टेज कॉम्पीट के लिए जाना एक डिफरेंट थिंग है। अच्छा। एक मेरी पर्सनल गाइडेंस ये रहेगी कि भाई एक नॉर्मल बच्चे को, नॉर्मल किसी लड़के को, किसी को भी जो चाहे हमारी एज का है चाहे हमसे छोटा है, ठीक है। उसको अगर नॉर्मल फिटनेस पे रहना है तो उसको स्टार्टिंग में अगर बेसिक नॉलेजेस नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, एक अच्छा कोच हायर करना चाहिए जो उसको कराए। तो वर्कआउट तो कराना, यहाँ पे एक चीज़ समझो आप, एक तो वर्कआउट कराना और एक समझाना। आप एक तो मान लो आप आए मेरे पास, वर्कआउट किया, आप चले गए, है ना? आपको नहीं पता है मैंने कि क्या करना है, हम किस रीज़न से आज हमने वर्कआउट किया, क्या वर्कआउट किया, कौन सी मसल को ट्रेन किया, हिट किया, उसका रीज़न क्या है। हमेशा एक रीज़न ज़रूर होता है बिहाइंड आपकी पहली एक्सरसाइज से अगले एक्सरसाइज का रीज़न होता है कि वो क्यों कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं और इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है। आपके वीक पॉइंट्स पे काम करना एंड द मेन थिंग इज़ आपको सिखाना कि अगर कल को आप एक बार आप मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हो तो मेरे को तो बेनिफिट है, ठीक है आप कर रहे हो, मेरे को अर्निंग हो रही है, पर वो चीज़ मेरे को ना ऐसे अच्छी नहीं लगती कि आप इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पाओगे तो, है ना? आपका कहने का मतलब ये है, कोई भी भाई अगर पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है तो 3 या 4 महीने में वो इतना कैपेबल है कि वो लाइफ टाइम अपनी फिटनेस जर्नी रेगुलर मैनेज कर पाए। हाँ देखो, औरों का तो मैं कह नहीं सकता, पर जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना, मेरी यही कोशिश रहती है कि जो मैं जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ ना, कल को वो 3 महीने बाद, एक एवरेज रेट लेके चलता हूँ मैं 3 मंथ का, 3 महीने बाद वो खुद से कर पाए चीज़ें। हाँ उस टाइम पे भी उनको गाइडेंस तो चाहिए, पर एक बेस ऐसा बन जाएगा कि वो बेसिक चीज़ें खुद से कर पाए एक नॉर्मल फिटनेस के लिए। बट हाँ एक प्रोफेशनल एथलीट है, बॉडी बिल्डिंग वाला बंदा है, उसको उसको रीज़न क्या होता है, उसको आती तो है चीज़ें कि कैसे क्या करना है, बट एक जो लिमिटेशंस होती हैं, जो वीक पॉइंट्स होते हैं, वो खुद से हमें नहीं दिखते। तो इसीलिए एक बॉडी बिल्डिंग मतलब एथलीट को कंटिन्यूसली कोचिंग की ज़रूरत होती है। जब वो प्रेप मोड पे होता है उस टाइम पे तो चाहिए होती हैं उसको रिक्वायरमेंट्स। आपकी जर्नी कैसी रही शुभम भाई? आपको भी 10-15 साल हो गए ना शायद इस लाइन में? मेरे को अराउंड 10 साल हो गए फिटनेस लाइन में। जैसे स्टार्टिंग में मैं एक प्रोफेशनली एथलीट भी रहा हूँ, ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट एथलीट रहा। फिर उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई लाइफ में, अप डाउन्स आए, तो उसके हिसाब से फिर हम भी चेंज हुए। चेंज होने का मतलब है कि भाई जिम लाइन में थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्ट आया। तो फिर ना उस टाइम पे मेरे को क्या हुआ कि मतलब मैंने बेसिक काम स्टार्ट किया
पर मेरे को ऐसा लगा कि मैं ना इनकम्प्लीट हूँ, मतलब मेरे को फुल नॉलेज नहीं है। और मैं जब ऐसा होता है ना मेरे को मतलब मज़ा नहीं आता काम करने में, अगर मैं खुद को इनकम्प्लीट फील करता हूँ तो फिर थोड़ा गैप लिया काम से। फिर मैंने थोड़ा डीपली पढ़ा, एज सर्टिफिकेशन किया, अमेरिकन जो उसको हम बोलते हैं अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, जिसमें हमें सारा साइंस बेस्ड वर्कआउट नॉलेज मतलब दी जाती है साइंटिफिकली। आपके मतलब उसमें बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं, जैसे मान लो आपके क्लाइंट्स को हैंडल कैसे करना है। आज आप मोटिवेट हो, कल नहीं हो, तो कल आपसे कैसे 100% आउटपुट निकलवाना है, वो चीज़ें। तो उन चीज़ों के बारे में डेप्थली पढ़ा 1 साल तक। फिर उनको काम स्टार्ट किया, फिर उनको अप्लाई करना स्टार्ट किया, प्रोफेशनली एथलीट्स को ट्रेन करना स्टार्ट किया। तो ये जर्नी रही है और अभी भी सीख ही रहे हैं। शुरुआत किस एज में की थी शुभम भाई आपने? शुरुआत मतलब कैसे? स्टार्टिंग किस एज में की थी? एथलीट फिटनेस लाइन में आप फिटनेस लाइन में आप बोल रहे हो एथलीट थे आप हाँ, पहले, मैं किस थोड़ा age ना में थे? लेट हुआ फिटनेस एथलीट वाले उसमें भी, क्योंकि देखो हमारी फैमिली में कोई एथलीट रहा नहीं और किसी को पता नहीं था कैसे क्या सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए और किस एज में बच्चे को डालना चाहिए। वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मेरे को जाना है, मेरा मतलब ड्रीम था कि इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना है, नेशनल, हालांकि नेशनल यूनिवर्सिटी लेवल पे तो हमने ट्रेन किया है, जैसे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पे मेडल्स भी जीतते हैं, पर फिर भी एक 100% आउटपुट तक नहीं जा पाए। वो फिर एक भी क्या एज थी शुभम भाई? एज थी मेरी अराउंड, भाई मैं था उस टाइम पे 8th क्लास में था, 8th क्लास में? 8th क्लास में होगी, 14-15 एज थी। पर अगर एक एथलीट को उसमें जाना है ना तो उससे भी पहले जाना पड़ेगा उसको, यानी कि वो 5th-6th क्लास से उसको ज्वाइन कराना पड़ेगा। उसका रीज़न है उसकी बॉडी शुभम भाई, अडेप्ट करेगी। अभी जो बच्चे आ रहे हैं अभी 8th क्लास 9th क्लास में जो अभी स्टडी कर रहे हैं, वो बच्चे भी जिम में आ रहे हैं, उनके लिए ठीक है जिम आना? हाँ, अगर वो उनका मतलब माइंड सेट क्या है, उनका वर्कआउट क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, वो मैटर करता है ठीक और गलत। तो सप्लीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं अभी, वो लेना ठीक है उनके लिए इस एज में? 8th 9th क्लास और एज अंडर 18 19 20? देखो मैं बताता हूँ, अगर वो बढ़िया से वर्कआउट कर रहे हैं तो एक प्रोटीन लेना तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, प्रोटीन ले सकते हैं। बट हाँ, वो अच्छी गाइडेंस में होकर ले उन चीज़ों को। उनकी एक ना क्वांटिटी सेट होती है कि भाई इस क्वांटिटी से ज़्यादा एक्सीड ना करें चीज़ों को, है ना। किसी भी चीज़ की अति तो नुकसानदायक ही रहती है, चाहे वो आप खाना ज़्यादा खा लो वो भी नुकसान। तो वो ना एज पे डिपेंड करता है, उनके इम्यूनिटी सिस्टम पे डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी एब्जॉर्व कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब मान लो आपने गाड़ी ले रखी है या कोई भी व्हीकल है, आप पेट्रोल उतना ही डाल सकते हो ना जितना उसका फ्यूल टैंक है। बिल्कुल। तो वो उतना ही खाना चाहिए या उतना ही सप्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट है जितनी उसकी एब्जॉर्प्शन है। ये उनको पता कैसे चलेगा कि मेरी अब्जॉर्प्शन इतनी है? वो एक अच्छा कोच और एक अच्छा मेंटोर ही उनको बता पाएगा स्टार्टिंग में। कैसे में फिर भी आप कैसे कैलकुलेशन करते हो इस चीज़ की? कैलकुलेशन का मतलब ये है कि मान लो जैसे आप वर्कआउट कर रहे हो, आपकी जो रिकवरी रेट है वो कैसे है। अब मान लो मैंने आज आपको वर्कआउट करा दिया तो मैं देखूंगा कि आपकी बॉडी मतलब एक ना एनालाइज होता है, एनालाइजेशन जिसको बोलते हैं, थोड़ा वो हो रहा है। तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई इतने 15 दिन में आपकी बॉडी कहाँ से कहाँ रिकवर कर पा रही है। आप जैसे मान लो एक एग्जांपल लो, आप भाग रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, 10 मिनट जॉगिंग करने पे आपकी हार्ट रेट आ रही है अभी स्टार्टिंग में 160, ठीक है, बीट्स पर मिनट आपकी हार्ट रेट आ रही है 160। 15 दिन बाद सेम 10 मिनट की जॉगिंग सेम स्पीड पे आपकी हार्ट रेट आ रही है 130। तो वो 160 से जो एक 130 पे गए ना आप, वो आपका रिकवरी रेट बढ़ गया। इसका मतलब 30 जो बीट्स पर मिनट का ना इंक्रीज हो गया। समझ गए आप ये लॉजिक? तो वो इम्प्रूवमेंट्स कोच ही देख सकता है कि कोच को पता है कि भाई अब इसकी बॉडी को हम इनहेंस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, लेवल्स को कब बढ़ाना है। स्टेजेस होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। दो तरह से वर्कआउट आप एनालाइज करते हो, मस्कुलर ट्रेनिंग, कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग। मस्कुलर ट्रेनिंग में भी 3 लेवल होते हैं जैसे मैं ट्रेन करता हूँ, और कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग में भी लेवल 3 होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको डेप्थली तो नहीं जाऊँगा इसमें ज़्यादा, पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 समझ लो आप। आपकी बॉडी लेवल 1 पे है, आप पहले दिन मेरे पास आए, तो उसको लेवल 2 पे ले जाने के लिए क्या वर्कआउट करना पड़ेगा, कैसे लेके जाना है, वो मेरा काम है। आपकी न्यूट्रिशन, आपकी डाइट कैसे मैनेज करनी है, आपको कितना कार्डियो ट्रेनिंग करनी है, कितनी मस्कुलर ट्रेनिंग करनी है, आपकी बॉडी में फैट कितना है, मसल कितना है, उनको मैनेज कैसे करना है। हर किसी की बॉडी अलग होती है और उनका अलग वर्कआउट होता है, ये डिफरेंस है। शुभम भाई, जो बच्चे अभी जैसे आ रहे हैं जो जिनके परिवार इतने वेल डेवलप नहीं हैं, थोड़ा सा वो अपने गोल से भटक के जिम में इतना उनका माइंड सेट हो जाता है, ब्रेन वॉश हम बोल सकते हैं इसको। वो उनके दिमाग में जिम जिम जिम, हाँ डोले बनाने हैं, लोगों को इम्प्रेस करना है,
तो उनका बजट इतना है नहीं, वो उधार पैसे लेके आ रहे हैं कहीं से और फिर प्रोटीन परचेज कर रहे हैं या और सप्लीमेंट ले रहे हैं, कुछ गलत यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे ना जो उनके परिवार में बड़ा भाई या उनके फादर हैं, उनकी मदर हैं, उनको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे। क्योंकि देखो बाहर जब ना इंसान अपनी फैमिली से सीखता है तो एक अच्छे सेंस में सीखता है, पर अगर वो सेम चीज़ बाहर से सीखता है ना तो वो एक बहुत गलत सेंस में सीखता है उस चीज़ को। जैसे मान लो आपका छोटा भाई है, वो एथलीट है ना, तो अगर आप उसको गाइड करोगे तो एक अच्छे उससे करोगे, पॉजिटिव उससे, ना तो आपको कोई उसका बेनिफिट, आप उसका अच्छा ही सोचोगे, है ना। पर यहाँ पे कमी रहती है कि फैमिली एजुकेट नहीं कर पाती, मतलब एजुकेशन इज इतनी, मैं नहीं कहूँगा कि वो उनको हाई डिग्री चाहिए, पर एक बार रोक रहा हूँ शुभम भाई आपको मैं, जो फैमिली वेल डेवलप नहीं है या फिर नीचे थोड़ा डाउन लेवल पे हैं, वो ये लगा लो सब जो पेरेंट्स हैं उनके, वो खुद बिजी होंगे कमाने में, क्योंकि घर भी चलाना है भाई, बच्चा तो अभी स्टूडेंट है वो, या फिर स्ट्रगल जोन में है, पर परिवार उनका काम कर रहा है, उनको कैसे टाइम लगेगा कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है? वो तो बच्चे को खुद सोचना है, हाँ भाई मेरी रॉन्ग डायरेक्शन है ये, तो वो कैसे गाइड होगा? या फिर उसको करना है, चलो गोल सबके होते हैं भाई, वो भी फिटनेस बनाना चाहता है, जिम आना चाहता है, तो उसके लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहोगे आप? वो कैसे अपनी फिटनेस भी मैनेज कर सकता है, अपना गोल लाइफ में जो गोल है उसके इनकम सोर्स हैं वो कैसे अचीव करे? उसको ना अपना भाई एक शेड्यूल क्रिएट करना चाहिए सबसे पहली थिंग। देखो उसको ना ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेनिंग ही लेके, अगर भाई सब अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट्स एक्सपेंसिव थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड थिंग इज़ कि भाई उसको या तो फिर ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेनिंग ले, वो एक नॉर्मल गाइडेंस बात कर सकता है। अब जैसे मान लो मैं कोच हूँ, एक प्रोफेशनल ए सर्टिफाइड पर्सनल कोच, ओके, अब कोई मेरे से, हर कोई तो ट्रेनिंग ले नहीं सकता है ना, पर अगर कोई मेरे से आगे बात करता है, कंसल्ट करता है, तो मेरा काम ये है कि मैं उसको एक अच्छी गाइडेंस दूँ, है ना, कि जरूरी नहीं है मैं उसको ट्रेनिंग ही दे रहा हूँ डेली तो ही मैं उसको गाइड करूँगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर किसी को बेसिक गाइडेंस चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट्स होती है वर्कआउट करते टाइम भी हेल्प चाहिए या एंगल्स पूछने हैं कैसे, तो उस टाइम पे उनको एक अच्छे कोच से गाइड लेना चाहिए, और कोई अच्छा जो गाइड मतलब कोच है वही उनको गाइड कर पाएगा। अगर उनकी फैमिली वो नहीं कर पा रही तो उनको एक मेंटोर देखना चाहिए, मेंटोर जो मार्गदर्शक होता है, उनकी गाइडेंस में ही वो अच्छा डायरेक्शन ले पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही डालो इतना ही वो करो, आप बेसिक फूड से भी एक सर्टेन लेवल तो अचीव करोगे ही। सो भाई ये तो बात हो गई हमारी फिटनेस की, तो हमारा मेन चीज़ ये भी है कि वो अपना फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करे, लाइफ में जो गोल है उसके इनकम सोर्स उसको बनाने हैं आगे जाके। अब उसने 2 साल 3 साल यहाँ स्ट्रगल कर लिया जिम में, उसके बाद उसके 18 एज में वो आया, 20 एज में आया, 3 साल यहाँ ख़राब कर दिए, फिर वो 25 का हो गया, फिर वो क्या क्या करेगा लाइफ में? वो कहीं ना कहीं जॉब करेगा, वो भी किस लेवल की? छोटे लेवल की करेगा। तो वही मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि भाई पहले आप डिसाइड करो आपका गोल क्या है, ठीक है। अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है तो आप इसको सिर्फ एक फिटनेस के उसमें ही रखो, लिमिटेशंस में, कि आपको सिर्फ 1 घंटा ही देना है जिम के लिए, वो फिटनेस में। और आपको जिम आना जरूरी है, वो कहीं भी दे सकते हैं, आउटडोर भी वर्कआउट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, फिटनेस तो अचीव कर सकते हैं। पर किसी का शौक हो जाता है। फिटनेस इज ए डिफरेंट थिंग, बॉडी बिल्डिंग डिफरेंट, अलग, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप फिटनेस अगर अचीव करना चाहते हो कहीं भी आउटडोर में या किसी स्टेडियम में जाके वर्कआउट कर सकते हो, इसमें आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फिटनेस अचीव कर सकते हो। एक गुड क्वालिटी ऑफ फूड रख के आप अच्छा सा, तो उससे भी आप वो कर सकते हो, चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो, पर एक सर्टेन लेवल तक। यूँ नहीं है कि आप उस पे जाओगे। आपके पास वो भाई ऐसे बच्चे आते हैं तो आप उनको गाइड करते हो, भाई आपका बजट क्या है? हाँ। आप अभी मेरे पास आए हो, पीटी 1 महीना आप अफोर्ड कर लोगे मुझे, पर 1 महीने तो कुछ होने वाला नहीं है, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप कंटिन्यू करोगे तब जाके इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। है आपके पास इतना बजट, आप मेरे से पीटी पर्सनल ट्रेनिंग अफोर्ड कर लो, इतना आप, मैं चार्ज कर रहा हूँ 10,000 तो आप कर रहे होगे, इतना चार्ज कर रहे हो आप, फिर उसके बाद सप्लीमेंट, प्रोटीन, प्री वर्कआउट भी लेगा वो, डाइट, क्योंकि अपनी पीटी प्री वर्कआउट देखो क्या है ना कि ऐसा कंपलसरी नहीं है प्री वर्कआउट लेना, वो लेते हैं। जैसे मान लो उनके लिए ये ना स्टिमुलेंट हो गया, स्टिमुलेंट को इसलिए कुछ लोग पहले लेते थे कि भाई वो बिजी है या वो स्ट्रेस्ड हो गए या फिर मतलब ना थके हुए हैं, तो वो फोकस लेवल बढ़ाने के लिए। एंड सेकंड थिंग, जो
प्रोफेशनल जिनको अपनी लिमिटेशंस पुश करनी है। इसकी डिटेल हम बाद में बात करेंगे शुभम भाई, प्री वर्कआउट के बारे में। इसके बाद में बताना है इसके बारे में डिटेल, जो इसके एडिक्ट भी हो चुके हैं प्री वर्कआउट के बहुत लोग। हाँ हाँ, एडिक्शन। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बताना पूरी डिटेल में कैसे क्या है। अभी तो हम उसी टॉपिक पे आते हैं। उनके आप मतलब गाइड करते होंगे ना, हाँ भाई इतना बजट आपका एक महीने का 40K 50K तो लगना है आराम से, ये जी इतना डाइट है। वो जो कोई अगर किसी को प्रोफेशनली प्रेपरेशन पे फोकस करना है तो हाँ एवरेज रेट लेके चल सकते हैं। और फिटनेस अचीव करनी है तो इतने की नीड नहीं है, तो बेसिक नीड है। डाइट तो मैनेज करनी पड़ेगी। डाइट में भी देखो इतना तो अफोर्ड करना ही पड़ेगा, डाइट तो ये तो नॉर्मल थिंग है। जिम का जो मिनिमम एक्सपेंस कितना आ जाएगा एक बच्चे का, वो हल्की सी फिटनेस अचीव करना चाहता है, अगर वो ट्रेनिंग भी ले रहा है या बिना ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो लेनी, ट्रेनिंग चार्जेस के साथ ना, ट्रेनिंग तो जरूरी भी है। तो ट्रेनिंग चार्जेस के हिसाब से अगर वो देखो डिपेंड करता है कोच पे कि वो कितने ट्रेनिंग चार्जेस पे चार्ज कर रहा है। कोई 6,000 भी कर रहा है, कोई 10,000। नॉर्मल लेते हैं, एवरेज रेट लेके चलो 8,000 रुपये। ठीक है, 8,000 ये हो गया, सब प्रोटीन हो गया एंड मल्टीविटामिन होगी एंड इफ़ नीडेड प्री वर्कआउट हो गया। तो इस ये बन जाएगा आपका मैक्सिमम 18,000 का रेट लगा लो, 18,000 से 20,000 15K लगा लेते हैं हाँ, मैक्सिमम। 15 लगा लो चलो, 15,000 एवरेज। तो अगर किसी भाई को अगर नॉर्मल फिजिक्स अचीव करना, नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग की हम बात नहीं कर रहे कि आप ड्रीम बॉडी या 22 इंच के डोले बना लोगे, नहीं भाई नहीं होगा ये अचीव। आप नॉर्मल फिजिक अचीव करना चाह रहे हो, जो फिटनेस है, हाँ लगेगा थोड़ा सा आप जिम कर रहे हो भाई, तारीफ होगी थोड़ी सी, हाँ भाई जिम कर रहा है इतनी डाइट में, पर ड्रीम बॉडी अचीव नहीं कर पाओगे। 15,000 रुपये एक, अगर कोई भाई ऐसे कर रहा है 15,000 रुपये लगा रहा है, 6 महीने 7 महीने लगा लेगा, तो उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि हाँ भाई मेरा एक पहले ही उसको फिक्स कर लेना चाहिए, हाँ मैं इतना मैनेज कर पाऊंगा 15,000। हाँ बिल्कुल, उसको ना लॉन्ग टाइम के लिए सोच के चलना पड़ेगा कि मेरा इतने मंथ्स का टारगेट है। वो पहले बता दिया जाता है कि भाई आपको इतने मंथ्स में एक अच्छा रिजल्ट अचीव होगा। एंड सेकंड थिंग, उसके लिए उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, खुद को उसको ना डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब बात आ जाती है यहाँ पे, ना तो बात है यहाँ पे, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, तो मैं भीड़ इकट्ठी करना चाहता, बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ लिमिटेड ट्रेनिंग्स ही लेता हूँ। मेरा कुछ ना मतलब रूल्स होते हैं ये कि भाई सबसे पहली चीज़ कि आप डिसिप्लिन्ड होगे, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप आओगे, जो डाइट आपको बताई जाएगी आप उसको ही फॉलो करोगे। बिल्कुल। एंड थर्ड थिंग, जो आपको समझाया जाए और जो बोला जाए वो सुनना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ग्रो कराने में हेल्प देती हैं, इनसे अलावा कुछ नहीं। अदरवाइज आप मेरे पास ना गलती से एक बार आ जाओगे, बार बार तो नहीं आओगे। सेकंड मंथ आपके क्यों पे आउट करोगे अगर आपको रिजल्ट अचीव नहीं होगा तो। एंड सबसे मेन थिंग जो ना इसमें, जब अगर कोई ट्रेनिंग लेता है ना मेरे से, तो वहाँ पे मेरा नाम कनेक्ट हो जाता है उससे। मेरा नाम कनेक्ट हो गया, हाँ मेरे अंडर ट्रेन हो रहा है और रिजल्ट 0 है, तो वहाँ नाम खराब मेरा है। बिल्कुल। तो मेरी पहली प्रायोरिटीज ये रहती हैं कि भाई अगर आप रेगुलर आओगे तो ही मेरे पास आना, आप फॉलो कर पाओगे चीज़ों को तो ही मेरे से ट्रेनिंग लेना, अदरवाइज आप रहने दो। मैं ना तो आपका पैसा वेस्ट करवाना चाहता और ना अपना नाम खराब करवाना चाहता। तो दैट्स द मेन थिंग। शुभम भाई, हम एक टॉपिक और शेयर करते हैं अपने ऑडियंस से। जैसे जो ट्रेनर भाई हैं अपने जिमों में, उनका मोस्टली अपनी देखो दिखाना, बॉडी तो दिखानी पड़ेगी, तभी आप दिख रहे हो वेल फिट सब कुछ, हम तभी आपसे इंस्पायर होते हैं कि हाँ ये बंदा है भाई जिससे हमें कोचिंग लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है। तो आपको इस बॉडी को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मेरे को देखो मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है ना कि डिसिप्लिन, मैंने अभी बोला कि डिसिप्लिन इज़ द मेन थिंग। टाइमिंग्स क्या है आपके खाने की, क्या किस टाइम आपको क्या खाना है, वो एक डिसिप्लिन है। कंट्रोल करना है अपनी क्रेविंग्स पे। हाँ यूँ नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दो, एक लिमिटेशंस रखो। किस दिन आप ना डेज फिक्स कर लो कि आपको इस दिन आप खा सकते हो, वो गलत नहीं होगा, खाना भी ज़रूरी है। आपका जो मनपसंद फूड है वो खाओ आप, पर एक फिक्स डे पे। एंड बाकी दिन आप डिसिप्लिन रहो एंड उसके एक अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्कआउट रखो साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉम्बिनेशन करके आप एक वेल फिजिक को मेंटेन रख सकते हो। एक पर्सनल कोच की एवरेज इनकम क्या होती है शुभम भाई, कितना कमा लेते हैं एवरेज? एक पर्सनल कोच की डिपेंड्स ऑन हिज क्लाइंटेज, पहली चीज़ तो क्लाइंट्स पे डिपेंड करती फिर है। भी एक अच्छे लेवल का पर्सनल कोच, हाँ पर्सनल इट्स ट्रेनर अराउंड, देखो मैं बताता हूँ, अप टू रहता है 50 to 1 लाख तक वो अर्न कर लेता है, अगर अब वो अच्छी क्लाइंटेज होल्ड कर रहा है तो। ओके। एवरेज सैलरी तो देखो सैलरी नहीं होती कोच की कोई भी फिक्स, इतनी बहुत मिनिमल सी सैलरी होती है कोच की।